अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके शालामार में पेश आया इंतहाई अंधोनाक वाक़या, जहां पर 5 बच्चों की वालदा को इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको इतला मिली कि कातिल जो है उसकी भी लाश उसके घर में पड़ी हुई है। कातिल ने कत्ल करके खुदकुशी की या उसको कत्ल किया गया। इस खातून को यानी 5 बच्चों की वालदा का कातिल से क्या ताल्लुक था और इसको क्यों कत्ल किया गया, और बुरसा अब इंसाफ के लिए क्या दुआइयां दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हाल ही में शालामार के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आया था, जहां पर 5 बच्चों की मां को एक शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद में उस शख्स ने खुद को भी गोली मार ली और उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इब्तदाई तौर पे मुख्तलिफ ख़बरें जो थी इस हवाले से पुलिस की जानिब से गर्दिश करती रही कि खातून के साथ उसकी कोई दुश्मनी चली आ रही थी। फिर कुछ लोगों का कहना था कि खातून को इसलिए कत्ल किया कि मुलजिम जो था वो उसे शादी करना चाहता था। लेकिन इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये वाक़या क्यों कर पेश आया, वो उस मर्द का कत्ल होने वाली खातून के साथ क्या ताल्लुक़ था, वो इनके घर में क्या कर रहा था, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाबात से ये मामला जो है वो क्लियर हो सकता है, क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। इस टाइम मुद्दई मुकदमा अदनान हमारे साथ मौजूद है और मकतूला के शौहर भी हमारे साथ मौजूद है। यानी बहुत से लोग कहते थे कि उस शख्स ने इसलिए कत्ल किया है कि ये शादी करना चाहता था, लेकिन मकतूला के शौहर जो हैं वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वक़्त क्यों पेश आया, क्या इनको पता चल सका और अभी केस की क्या सूरत हाल है। अदनान, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि आपकी वालदा को इस तरह कत्ल कर दिया, हुआ क्या, क्या पता चला, आप उस टाइम कहाँ पे थे? सर मैं उस टाइम काम पे था, मुझे काम से फ़ोन आया छोटी बहन का, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे ना वो असगर नाम का जिसने फायर किया था वो आके मम्मा को शूट कर गया। तो मैंने काम से मैं आके झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं सच्ची ऐसी ही बात है। तो उतना टाइम से मैं काम से निकला हूँ, मैं घर पे आया, घर पे आके देखा तो काफ़ी रश वगैरह था, यहाँ पे पुलिस वाले आए हुए थे। एक के मैं अंदर आया, अंदर देखा तो मम्मा ये लेटी हुई थी, शूट उसने कर दिया हुआ था। तो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं लगी क्या हो गया है। तो जब ये वाक़या पेश आया उस टाइम घर में कौन था? उस टाइम पे मेरा छोटा भाई था घर पे। वो उसने बताया कि वो आया था, उसने मम्मा को पहले मार के मम्मा ने, क्योंकि उनको बोला हुआ था हमने आपके खिलाफ दरख्वास्त करवा देनी है, क्योंकि हमारी बहन का थोड़ा सा मसला था, उसकी तरह उसकी बेटी से शादी हुई थी। तो असगर के बेटे? जी, तो उसी वजह से उसकी रंजिश थी कि हमने अपनी बहन का दोबारा से कर दिया था। वो कहता था मेरे बेटे के साथ करो, उसने खुद तलाक भी दे दी थी। तो अम्मी ने कुछ अकमैर का मसला था, वो जो बोला हुआ था वो दे नहीं थे रहे, ऊपर से उसकी ज़िंदगी भी ख़राब की, उसको मारते थे। अच्छा। इसी वजह से उन्होंने बाद में कहा कि हमने कुछ भी नहीं करना। तो अम्मी कह रहे थे कि हम ना तो आपके ऊपर दरख्वास्त करवा देंगे। दरख्वास्त ये तकरीबन 20-25 दिन गुजरे छोटियाँ किए हुए दोबारा से। तो वो इसी वजह से वो आए, उन्होंने आगे लड़ाई झगड़ा किया। तो लड़ाई झगड़ा में जब क्या नंबर 15 पे कॉल करने लगी, तो मेरे भाई ने बताया कि उसने उसी वक्त ना मम्मा को शूट कर दिया। ये असगर आप लोगों को रिश्तेदार वगैरह? नहीं जी, रिश्तेदार तो नहीं है, बस दूर से ना कुछ रिश्तेदारी लगती भी है, क्योंकि मेरे चाचू की जो ना बेटी उसकी शादी हुई थी। अच्छा, तो आपने अपनी बहन की असगर के बेटे के साथ कितना अर्सा पहले शादी की? 4 साल पहले की। 4 साल पहले शादी थी। फिर कोई मसले वगैरह चल रहे थे, क्या हुआ? मारता था इसको, काम से भी वैसे भी नशा वगैरह करता था, जो भी हमने इसको दिया वगैरह था सब कुछ ने बेच के खा लिया। जहेज यानी? हाँ जी, ऊपर से हमसे कहता भाई मेरी बहन को कहता जाओ जाके पैसे मांग के लाओ अपने घर वालों से। सर हम दे के थक गए हुए थे, हम भी गरीब लोग हैं, हमारे पास भी इतना नहीं था कि हम इसको और देते। तो हमने कहा रोज़ से ना अच्छी बात है कि एक मरतबे का बात ही ख़त्म कर लेते हैं। वो बात ख़त्म करते करते सर ये यहाँ तक पहुँच गया सब कुछ। तो आप लोगों ने कितना अर्सा पहले बहन को घर बुला लिया था? तकरीबन हमने 1 साल पहले बुला लिया था उसको घर पे। तो फिर आप लोगों ने खुला लिया या उसने तलाक? उसने लिया। उसने तलाक दी? उसने तलाक भेज दी थी। कितना अर्सा पहले तलाक दी? तकरीबन उसके बाद 2-3 महीने गुजरे, 2-3 महीने के बाद उसने तलाक भेज दी थी हमें। इसी वजह से शोर वगैरह रोला वगैरह चल रहा था।
कि जो हमने सामान वगैरह दिया था वो दो, पर वो बेच के वो खा गया हुआ था। तो महर कितना लिखा हुआ था? 50,000 मैं लिखा हुआ था, 3 मरले जगह लिखी हुई थी, वो उसने हमारी बहन को देनी थी। बस इसी वजह से ना घर का झगड़ा चल रहा था, बस ये चीज़ें देने की वजह से ना उसने ये काम किया है। तो बस समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें, कोई भी हमारी बात भी नहीं सुनता। तो आपकी वालदा को उसने यहाँ पे कत्ल किया? जी, इसी जगह पे? इसी जगह पे कत्ल करके फिर उसने यहाँ पे अपने आप को गोली मार दी? जी नहीं सर, यहाँ से बिल्कुल वो ठीक गया था, कोने पे उसने एक साथ में रखा था, उसका चेहरा नहीं देखा किसी ने भी हमारी गली में से, उसका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट था, यानी कि बाहर की तरफ था। यहाँ से वो गया, भागा भागा गया, जाकर बाइक पर बैठा है, बाइक पर बैठ के चला गया वो। अच्छा। तब बिल्कुल ठीक था। तो तब जब घर पे आया, मैं उनको कहता रहा हूँ पुलिस वालों को कि चलो मेरे साथ, मुझे उसके घर का पता है कि मैं आपको उसका घर दिखाता हूँ, आप उसको पकड़ो। ये कहते हैं कार्रवाई पूरी होने दो, कार्रवाई पूरी होने दो, कार्रवाई पूरी होने दो। ये कार्रवाई सर पूरी होती है तो तकरीबन ना मैक्सिमम कोई 1.5-2 घंटे लग गए थे। 2 घंटों के बाद फिर आधा घंटा उन्होंने अंगूठे वगैरह लगा लोगों के, 3 घंटे कर दिए। इसके बाद हम उसके घर पे गए, उसका घर उस वक्त बिल्कुल खाली था। बाद में 5-6 घंटों के बाद हमें पता चला जिसने खुद को भी शूट कर लिया है, यानी कि 5-6 घंटों के बाद उसने खुद को शूट। ये कितने बजे का वाक़या जब आपकी वालदा को उसने कत्ल किया? 9:30 बजे का, सुबह 9:30 बजे? सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे उसने वालदा को कत्ल किया, पुलिस वगैरह आई यहाँ पे और सारी जो कानूनी कार्रवाई हम होती 12 है। बजे उसके घर पे गए थे। हाँ। उसके घर पे तब कोई भी नहीं था। तो उसके महल्लेदारों को पूछा, उन्होंने कहा सर अभी भी सब यहाँ से चले गए, कह रहे थे हम कहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 3-3:30 का जब टाइम हुआ ना, तो पता चल गया उसने खुद को शूट कर लिया। कहाँ पे उसने अपने आप को कहाँ पे कत्ल किया? ये सुनने में तो यही है, उसने घर पे खुद को कत्ल किया। तो इब्तदाई तौर पे तो पुलिस वगैरह यही बताती रही थी कि मुलजिम ने यहाँ पे आपकी वालदा को कत्ल किया और यहाँ भी उसने खुद को गोली मार ली। नहीं सर, उसकी जो दरखास्त है, दरखास्त पे भी ये लिखा हुआ है, उसके बेटे ने खुद लिखवाया कि मेरे वालिद ने खुद को घर पे शूट किया है। उसने खुद को घर पे शूट किया है। उनकी यहाँ तक कि जहाँ पे उसने खुद को शूट किया ना, वहाँ पे खून के धब्बे भी थे। तो आप समझते हैं कि आपकी वालदा को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि आपकी बहन से उसने वालदा ने जी घर बुला लिया हुआ था, या उसके अलावा भी कोई मामला मसला? बस यही मामला, उसके अलावा कोई मामला हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर पे मैं बड़ा हूँ, मैं 24 घंटे घर पे ही रहता हूँ, काम से घर पे काम से। क्योंकि हमारे घर पे ऐसा कोई था ही नहीं, कुछ कोई आता ही नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा मोहल्ला आज भी कहता है कि वो ऐसी नहीं थी, कि लोगों की ये बस कुछ लोगों की बातें बना ली, कुछ लोगों ने ऐसी कि वो ऐसी थी, कि वो ऐसी थी। तो आपके वालिद साहब क्या यहाँ पे ही थे तब जब ये मेरे जब वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब को तकरीबन 3 दिन हुए थे, अभी काम के लिए सिलसिले में बाहर गए थे वो। तो जब वो उनकी फ़ोटो उसी टाइम हमने उनको कॉल की, तो ये 2-3 घंटे में बात कर। तो इब्तदाई तौर पे तो पुलिस ये भी कहती रही कि आपकी वालदा जो है वो अकेली रहती हैं, और जो असगर था जो जिसने आपकी वालदा को कत्ल किया वो उनसे शादी करना चाहता था, और काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था कि वो शादी रिश्ता मांग रहा था। नहीं सर, ऐसी कोई बात होती, अगर ऐसी बात होती तो वो मेरे पापा को घर पे रखते। ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। सिर्फ एक इज्जत को छालने की बात करते हैं ये लोग, बस और कुछ भी नहीं है सर। अगर ऐसी बात है तो ये घर पे 3 दिन हुए, 3 दिन पहले ये घर से गए हैं ये। अच्छा, दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। अहमद साहब, कितना अर्सा पहले शादी हुई आपकी? मेरी दादा 99 में शादी हुई थी। और कितने बच्चे आपके कुल? 5। सबसे बड़ा बच्चा कौन? अदनान। अच्छा, यही अदनान ही सबसे बड़ा। और कितने बेटियां वगैरह कितनी हैं? 3 बेटियां, 2 बेटे हैं। तो ये क्या आप लोगों ने पसंद की शादी, यानी खुद से रिश्ता किया था अपनी बेटी का, पसंद की शादी थी, रिश्तेदार क्या थे? ये पसंद की शादी नहीं थी, रिश्ता मांगा था इन्होंने। अच्छा। ठीक है, इसलिए मैंने रिश्ता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को पहली दफ़ा कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ ऐसे नारवा सलूक हो रहा मेरी है? बेटी एक दिन दोपहर के टाइम आई है रोती हुई, क्यों कपड़े फटे हुए थे, आई है कहती है मैं भी काम पर था, आकर मामा आपकी बोली अम्मी मुझे बहुत मारा उसने, ये देखें ये मेरे हाथ। ऊंचा बोलिएगा। मुझे बहुत मारा है उसने। ठीक है, वो मार के मुझे घर से कहता है भाग जाओ इधर से, तो मैं पैर मार दूँ। अच्छा, ठीक है, कहती मैं आ गई हूँ। इस शादी के कितने अरसे बाद हुआ वाक़या पहला? ये पहला वाक़या 3 महीने बाद हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बहन भाई आए, ठीक है, महीने 1.5 के बाद वो ले गए उसे। ठीक है, मिन्नतें तल्ले कर कर। उसके बाद फिर यही मसला होता है, वो शराब पीता था खुली, ठीक है, जब नशे में होता था उस वक्त मारता था। तो आप लोगों ने उसके वालिद वगैरह से बात की कभी? कि वालिद कहता है मैं समझाऊंगा।
समझाते समझाते ये टाइम आ गया। बाद में उसने तलाक, एक दिन उसने मारकर निकाल दिया घर से। इसका कपड़ों का बैग भी इसके साथ भेज दिया, ले जाओ अपना बैग उठाकर, मैंने तुझे रखना नहीं है। वो बैग भी घर ले आई। उस दिन के बाद वो गई नहीं। फिर उसने 3 महीने बाद तलाक दे दी। तो उनको जब आपने दूसरी शादी की तो तब क्या मामला हुए? जैसे अदनान अभी बता रहा था कि उसके बाद भी वो लोग जो थे वो बाजिद थे। नहीं, वो यही बता रहे थे ये हमारे दूसरी शादी नहीं करनी इसकी, हमारे बेटे के साथ बैठाओ इसे। हल्का लेकिन सा आप किसी के साथ, जैसे अदनान ने भी बताया कि उसने तो तलाक दे दी थी ना आपकी बेटी को, तो हाँ फिर कैसे? वो कहते हैं किसी के साथ हल्का सा निकाह करते हैं, उससे आज निकाह करके सुबह उससे तलाक ले लेंगे, ठीक है, मैं अपने बेटे के साथ बैठाऊंगा। ऐसे ही बोला उसे। जब पहले आपके घर में गई उस टाइम क्यों नहीं रखी आपने, ठीक है। कहते नहीं, उस वक्त बच्चा अनजान था, अभी वो समझ गया है, अभी ये हो गया, वो मैंने समझाया है, ठीक है। ये बातें वो बाद में करता था। तो अभी जो आपने बेटी की शादी की वो रिश्तेदारों में शादी की है? नहीं, घरों में की है। तो आप इस सारे अगर वाक़े को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेगम को क्यों कत्ल किया गया? ये इसी रंजिश में कत्ल किया गया। जो तलाक के पैसे थे, 50,000 रुपये तलाक के पैसे थे, ठीक है, उसी रंजिश में कत्ल किया गया। मैंने पहले बेटी का रिश्ता देखने जाते थे, कहीं देख कर आते थे, 3-4 दिन बाद पता चलता था जी ना हो गई है। हम बोलते थे घर में पता नहीं किस वजह से ना हो जाती है। वो पहले मान जाते थे, ठीक है हम कल या परसों मंगनी करने आ रहे हैं, बाद में कॉल करते थे भाई हमने रिश्ता नहीं करना। अच्छा, तो उसकी क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी, असगर जाकर उनको बोलता था ये बच्चे ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। यानी आपने जब अपनी बेटी को, आपकी तलाक हो गई असगर के बेटे से, तो उसके बाद जब आप रिश्ता करते थे तो ये पीछे जाकर बोलता था, उनको जाके आपकी बेटी के मुतालिक गलत बातें कहता था। हाँ जी। उसका क्या मकसद था कि आप लोग तंग आके दोबारा इसी से? हाँ जी, इसी से शादी कर। तो आप लोगों ने कभी पुलिस को इतला दी कि ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है? क्यों आप लोग ये सारा कुछ सहते रहे? पहले हम शर्म के, हम हैं इज्जतदार लोग, पुलिस को बीच में लाने के चक्कर में नहीं होते। क्यों? हम पुलिस के झंझोले में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। अभी ये केस हुआ, एक दिन भी पुलिस हमारे घर में नहीं आई उस दिन के वाक़े के बाद। ना उन्होंने कॉल करके पूछा है तुम लोगों का क्या हाल है, क्या हुआ, तुम लोगों के साथ क्या नहीं हुआ। कोई भी महकमे का बंदा पुलिस का इधर नहीं आया। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पुलिस वालों ने पैसा खाया होगा, और कोई वजह नहीं हो सकती। तो जैसे अदनान कह रहा है कि एक बंदा वहाँ बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था और वो उसको बिठा के लेके गया। भाईजान हमने बाद में गली में, पता में गली से चला है, ठीक है, जिन्होंने देखा है वो बोलते हैं उधर एक लड़का खड़ा था उसके साथ मोटरसाइकिल पर, ठीक है, इधर से असगर निकला है, ठीक है, आगे मोटरसाइकिल पर लड़का था, वो उससे लेकर घर में गया। अदनान आप बताना, जब आपकी वालदा को कत्ल किया गया तो पुलिस यानी आई, आपकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ, आपने मुकदमा किन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? सर हमने उस टाइम पे, मुझे खुद की अपनी होश नहीं थी, मैं उस टाइम अपनी मम्मा को देख के बहुत नर्वस हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, ये खुद मुझे पता लग रहा। उन्होंने छोटे 5 साल का मेरा भाई है, उसी से बातें पूछी हैं, उसी से जो भी किया है। बच्चा उसको तो उस टाइम पता नहीं था, वो तो रो रहा था, तो खबर एक न्यूज़ में देखा भी जा रहा है कि वो रो रहा है। उससे इन्होंने सब कुछ पता वगैरह किया है, तो बस करके इन्होंने अपना दरख्वास्त लिख के तो ये चले गए यहाँ से। उन्होंने बाद में तो किसके खिलाफ मुकदमा, किसके खिलाफ दर्ज हुआ? असगर के, सिर्फ असगर के जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर एक मोटरसाइकिल वाला बंदा भी खड़ा था, जो बाद में हमें पता चला ना, जब बताया मोहल्लेदारों ने कि बाहर एक देखा हमने कोने पर, जब जहाँ पे वो बाइक खड़ी की थी वहाँ पे बाइक के पास एक लड़का भी था, उसने बाइक स्टार्ट की, जब यहाँ से उसके निकला, उसने देखा निकला, यहाँ से उसके निकलने के बाद मेरा भाई बाहर निकला, उसने बाहर जाकर शोर डाल दिया कि मेरी मम्मा को उसने मार दिया। उसके बाद उसका चला गया, कोने तक गया, कोने बाइक स्टार्ट थी, वहाँ पे जाकर बैठा, यहाँ से चला गया बाद। तो बाद में मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। तो आपने फिर पुलिस को ये बताया बंदे का? उन्होंने उसको बीच में रखा? बताया जी, उसको हमने उनको बताया कि एक बंदा नामालूम था, वो कह रहे थे हमने कोई नामालूम नहीं डालना। हमने कही जी क्यों नहीं डालना है जी, वो वहाँ पे हमने पूछ-गिछ किया है कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। मतलब मेरे छोटे भाई ने खुद देखा है, वो झूठ तो नहीं है जो इतना बड़ा पॉइंट बता सकता है कि मेरी मम्मा को उसने मारा या ये सब कुछ हुआ, तो ये नहीं बता सकता, ये उसने क्या झूठ बोलना था। तो पुलिस ने असला वगैरह यहाँ से बरामद किया? सर यहाँ पे कुछ भी यहाँ से बरामद नहीं किया, यहाँ से सिर्फ वो
शूट जो किया था उनकी गोलियों के खोल यहाँ से मिले हैं फोर। और जहाँ पे असगर ने अपने आप को मारा वहाँ पे सर वहाँ से हमने उनको पूछा था कि वहाँ से कुछ मिला है, उन्होंने कहा जी हाँ वहाँ से कुछ नहीं मिला। असले वगैरह कोई नहीं मिला जिससे? जी नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो ये भी तो हो सकता है कि असगर से किसी ने यहाँ पे आपकी वालदा को कत्ल करवाया और फिर वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया। सर ये तो पुलिस वालों का काम है, हमें पता लगाया, हमें पता बताएं, हम बहुत मजबूर हैं। हमारे घर पे देख लो, हमारे घर पे कोई भी नहीं है, छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब आपके वालिद कह रहे हैं कि जब से आपकी वालदा कत्ल हुई है कोई पुलिस वालों ने आपसे ताबन वगैरह नहीं किया, क्या आप जब उनसे पूछते हैं वो क्या बताते हैं आपको? सर एक मरतबा उनकी कॉल आई थी मुझे, उन्होंने कहा था जी आईडी कार्ड का नंबर चाहिए आपका। मैंने उनको अपना आईडी कार्ड का नंबर दिया, उसके बाद उनका कोई कॉल वगैरह कोई मसला वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद एक दो मरतबा मैंने कोशिश की थी वहाँ पर जाने को, उनसे पता बात वगैरह करने की, बस उन्होंने ये कह दिया कि हम कर रहे हैं। तो जो आपका बहन का साबका शौहर है उस वो और दीगर रिश्तेदारों वगैरह ने किसी ने आपसे रब्ता किया उसके बाद? जी नहीं, उसके एक दिन भाई ने उसके कॉल की थी मुझे, उसने मुझसे ये बात कही थी चलो जो भी हो गया उसको ख़त्म कर देते हैं बात की, इस बात को हम आपस में सुलह कर लेते हैं। बस सुलह करने की कोई बात नहीं है, हमारा तो घर उजड़ गया है, मेरी छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो उनको कौन संभालेगा? हम काम करेंगे कि उनको संभालेंगे? उन्होंने कहा जी ऐसे हम फिर धमकी देने शुरू कर दी कि अगर हमने उसको मार दिया हम आपको भी मार सकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने पुलिस वालों को ये बात बताई थी कि वो हमें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी सर कोई ऐसे, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा, कोई बात है, पर आराम से रहें। अदरान आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जिन्होंने ये आपकी वालदा के जब कत्ल हुआ उसके बाद ये वाली बातें उड़ानी शुरू कर दी कि आपके वालिद साहब जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, आपके वालिद और वालदा के अंदर इलायदगी हो गई भी और आपकी वालदा के साथ असगर जो था वो शादी करना चाहता है, क्यों ये बातें उड़ी? सर यही तो बात हम सोचते हैं कि पूरे मोहल्ले से हमने पूछा कि ये बात किसने फैलाई है। वो कहते हैं पता नहीं कोई न्यूज़ वाले थे, उन्होंने ये बातें पूछी हैं, बस कुछ बातें उन्होंने कोलों से लगा के पास से लगा के ऐसी उन्होंने बातें कर दी हैं। तो वालिद आपके साथ ही रहते हैं हमेशा से? हमेशा से हमारे साथ ही रहते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके वालिद साथ रहते हो, सारा कुछ ठीक है, वालदा का आपका ताल्लुक आपके वालिद के साथ ठीक है और पुलिस भी ये कहे कि आपकी वालदा और वालिद के अंदर जो है वो लैदगी हो गई हुई थी और असगर जो था वो आपकी वालदा से बड़े अरसे से शादी करना चाहता है? लैदगी होगी तो मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरे भाई है, उनको किसी ना किसी को तो पता होना, क्योंकि पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं आप कि मेरे वालिद घर पे ही रहते थे, ये कहीं पे भी नहीं जाते थे। तो सिर्फ यहाँ पे काम का थोड़ा सा मसला था, 3 दिन पहले ये काम से यहाँ से घर से गए हैं और बाद में जब उनका अम्मी का सुना तब आ गया, तब से कहीं पे भी नहीं गए। अगर कोई ऐसा मसला होता तो ये यहाँ पे दोबारा ना आते। तो ये घर आप लोगों का किराए पे रहते हैं? तो सर हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं। तो आप क्या अपील करेंगे कि वालदा को आपकी कत्ल कर दी है, इंसाफ आपको मिल नहीं रहा? इंसाफ हमें नहीं मिला, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। किस किस्म का इंसाफ चाहिए, अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बस हमसे इंसाफ हो, हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं सर, बस उनको इंसाफ मिले। कम मजबूर हैं, हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। आप मकतूला के बेटे और शौहर की गुफ्तगू सुन रहे थे। इब्तदाई तौर पे र्यूमर उड़ाए गए थे कि मकतूला की अपने शौहर के साथ अलहदगी हो गई भी थी और असगर जो था वो मकतूला से शादी करना चाहता था और इनकार के ऊपर जो है उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन आपने उनके बेटे और उनके शौहर की गुफ्तगू सुनी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ औरत की इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए ये सारी बातें जो थी की गई थी। और सारा वाक़या भी इनकी बेटी से ही शुरू है कि इनकी बेटी जो थी वो एक ऐसे शख्स के साथ ब्याही गई थी जो ना सिर्फ नशई था बल्कि मारपीट भी करता था। और जब इन्होंने अपनी बेटी के हक़ में आवाज़ उठाई और उसको घर ले आए तो उसने पहले तो तलाक दे दी और बाद में अब इनको प्रेशराइज़ कर रहा था कि दोबारा शादी की जाए। और इस सारे का यानी अपनी बेटी को महफूज बनाने का, उसको उस जहन्नम से निकालने का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज इनको अपनी वालदा से ही हाथ धोना पड़ा है। और आप पुलिस के महकमे की बेइज्जती सुन रहे हैं कि जब से इनकी वालदा का कत्ल हुआ है इनके मुताबिक सिर्फ एक दफ़ा पुलिस का इनको फ़ोन आया है और उसके बाद ना तो तफ्तीश सही तरीके से की जा रही है और ना ही जो इंसाफ के तकाज़े वो पूरे किए जा रहे हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे हैं उनमें एक इजाफ़ा भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि शायद ये हमेशा से ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम ज़्यादा थे, क्योंकि मर्द हमेशा से ही खुद को प्रिविलेज्ड जेंडर महसूस करता था।
अब एक डिफरेंस ये आया है कि सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से, डिजिटल मीडिया के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ख़वातीन के ये मसाइल ज़्यादा उजागर हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हो रहे, ये तमाम जुराइम जो हैं ये लाइमलाइट में आ रहे हैं। और इसका अब मैं महसूस करती हूँ, और हम अपनी रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा भी इस बात पर फोकस करते हैं कि हम इस तल्ख़ हकीकत को कबूल कर लें कि ये मसाइल हमारे माशरे का हिस्सा हैं। उसने 5 घंटे के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको लाने में, ले जाने में किसी ने किरदार अदा किया, और उनको ये भी अगर डाउट हो कि उस बंदे ने घर जाके खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको किसी ने कत्ल किया है, तो इसके अंदर पुलिस कौन से ऐसे इक़दाम कर सकती है? सेक्शन नहीं ऐड करेगी, क्या करेगी कि इनके जो खदशात हैं वो दूर हो सके? देखिए, सेक्शन ऐड करना तो बात की बात है जब कोई फेल जो है वो प्रॉपरली एविडेंस के साथ सामने आ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुद्दई है स्पेशली, उनका जब ये शक है, उनको ये इस किस्म के मामलात या उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की नज़र उस तरफ लाना चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि एक शख्स 5 घंटे बाद क्यों कत्ल हो रहा है, या वो खुदकुशी कर रहा है, उसको खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी मुहरक़ात हैं, कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है, तो पुलिस को लाजमी तौर पर उसको काम करना उसका फ़र्ज़ है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अंदर यही है कि मुल्ज़िम ने पहले खातून को कत्ल किया इस बात की रंजिश के ऊपर कि उसने अपनी बेटी को उसके बेटे से तलाक दिलवा ली थी और घर बिठा लिया था और किसी जगह पे उसकी शादी करने की वो तैयारियां कर रही थी। लेकिन दूसरी जानिब एक र्यूमर ये भी था कि जो ये कातिल था ये उस औरत से शादी करना चाहता था और उसके इनकार के ऊपर उसने उसको कत्ल कर दिया। दोनों अगर चीज़ों को सामने रखा जाए, दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखा जाए, तो फिर एक सवाल ये जहन में उठता है कि अगर उसने अपने बेटे से तलाक लेने का रंजिश या गुस्से को पूरा करना था तो वो सिर्फ उस औरत की जान लेता, फिर उसने अपनी जान क्यों ली? और अगर वो इस औरत से शादी करना चाहता था और गुस्से में था तो इसको कत्ल करने के 5 घंटे बाद उसने खुदकुशी क्यों की? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अक्सा मौजूद हैं, जो ना सिर्फ रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए भी अपनी खिदमत जो है वो सारी अंजाम देती रहती हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अपेरेंटली जो चीज़ें हमें पता चली हैं मकतूला के बच्चों से और फैमिली से, वो ये हैं कि उसने जब अपनी बेटी को तलाक दिलवाई तो बेटी का जो ससुर था वो इस चीज़ के ऊपर बहुत नालान था, बहुत नाराज़ था और वो मुसलसल इसके ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। इस किस्म के वाक़यात हमारे माशरे में क्यों हो रहे हैं? अगर एक खातून किसी जगह पे खुश नहीं है अपने शौहर के साथ या ससुराल में खुश नहीं है तो उसको दीन भी इजाज़त देता है अलहदगी की और कानून भी इजाज़त देता है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों होना शुरू हो जाती हैं और ख़ातून की करैक्टर असैसिनेशन और उसकी जान लेने तक क्यों बात चली जाती है? ये माशरे में बढ़ते हुए मसाइल और ख़ुसूसन इस किस्म की नौइयत के जराइम जो हैं इनके इजाफे की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और इसमें कहीं ना कहीं मैं किसी एक को इसमें मुल्ज़िम या किसी एक को इसमें इल्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी हुकूमत का, हमारे निज़ाम कानून का, हमारी सोसाइटी का, माशरे का, हमारी फैमिली सिस्टम और हम लोग एज इंडिविजुअल्स, ये हम सब का फेलियर है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ज़रूर ऐड करती चलूँ कि मैं ख़ुद एक ख़ातून हूँ और ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक़ मैं बहुत हसास हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा कुछ हद तक यकीन है कि हमेशा मर्द ही ज़ालिम नहीं होता, वो कई दफ़ा मज़लूम भी होता है। जबकि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे माशरे में ख़ातून अगर बहुत ये उसका अगर एक शरई हक़ भी है, अल्लाह मियाँ ने इसको नापसंद किया है, लेकिन तलाक़ ले लेना या तलाक दे देना एक हमें अल्लाह ने एक हक़ दिया है। इसके नतीजे में आम तौर पर ख़ातून काफ़ी सफ़र करती है, फ़ाइनेंशियली भी सफ़र करती है और उससे ज़्यादा सोशली बहुत सफ़र करती है, क्योंकि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती है। ना सिर्फ कि बाहर वाले या मुआशरा करता है, बल्कि कई दफ़ा और शायद जो उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है, उसके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब उसके साथ ये सलूक करते हैं।
लेकिन ऐसा भी हमारे ही माशरे में हो रहा है कि कई दफ़ा ख़वातीन भी, चाहे वो प्लान करके या चाहे वो किसी मकसद के तहत मर्दों को भी उनको फाइनेंशियली मिसयूज़ या कुछ ऐसी सिचुएशन उनके लिए भी पैदा कर देती हैं कि उनके लिए भी एक माशरती तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर एक मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। मगर इसके बावजूद जो जुर्म जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसके अंदर अहम बात यही है कि इसमें क्या वो तलाक लेने वाली लड़की कसूरवार थी या उसका एक्शन गलत था, या जो मर्द वाली साइड थी यानी जिन्होंने ये जुर्म किया उनका बेटा या वो कसूरवार थे। ये तो बहुत बाद की बात है। असल बात ये है कि हमारे इस बिगड़ते हुए माशरती निज़ाम की वजह से हम कहीं ना कहीं ऐसी क्या स्टेज आ जाती है जब एक इंसान समझता है कि उसको ये हक मिल गया है कि वो एक दूसरे इंसान की जान ले ले। क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान की जान लेना, ख्वाह उसका कितना ही कसूर रहा हो या ख्वाह वो कितना ही बुरा इंसान हो, ये हमें ना तो हमारा मुल्क का कानून, ना हमारा कोई माशरती असूल और इन सब से बढ़कर हमारा दीन हमें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ इसमें यह भी बात अहम है कि जब एक इंसान के साथ लेट से किसी न किसी भी तरीके से कोई ज़्यादती या जुल्म हो जाता है और वो ये महसूस करता है कि शायद उसको एक लीगल सिस्टम के थ्रू या एक लेट से सोसाइटी के सिस्टम के थ्रू जस्टिस नहीं मिलेगा, तो वो शायद इस तरीके पे सोचने लगता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले और उस पर एक्ट करे। तो ये इसके दोनों पहलू हैं कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम मर्दों और औरतों की एक घर से बेहतर तरबियत करें, हम जहाँ पर यूनिवर्सिटी और स्कूल एक किरदार अदा करते हैं, वहीं पर हमारा वर्क प्लेस जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का हम ज़्यादातर हिस्सा गुजारते हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी पर एक काफ़ी उसका असर और रोल होता है। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे भी हमें एक बेहतर काउंसलिंग की ज़रूरत है, वेदर वो काउंसलिंग हमारे कॉलीग्स या उनके थ्रू एक सपोर्ट नेटवर्क कायम हो या वो इदारा बज़ाते खुद एक काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे, जहाँ पर कि ऐसी अगर एक फ्रस्ट्रेशन या ऐसे मसाइल लोगों में खड़े हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो सकें। डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये भी बताइएगा कि क्योंकि आप इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च और सारा काम कर रही हैं, हमारे माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़ अभी देखा जाए हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से बड़ा तज़ब्ज़ुब का माशरा शिकार हो गया है। सेकेंडली, अगर इस पर्टिनेंट केस की बात की जाए तो माँ ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया कि उसका जो शौहर है वो नशई है, मारपीट करता है, तो उसने कहा कि पूरी ज़िंदगी रोने की बजाय मैं एक दफ़ा रो लूँ और उसको घर बिठा लिया। लेकिन उसकी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया, यानी कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद ज़्यादातर र्यूमर्स ये थे कि वो जो कातिल है यानी सुसर जो है वो इस औरत से शादी करना चाहता था, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से उसने इसको कत्ल कर दिया। तो हमारे माशरे में ये वाली रवायत क्यों पड़ती जा रही है कि खातून के ऊपर ब्लेम आता है, खातून के हवाले से केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस इख्तियार कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माशरे में और अब हमेशा से ही शायद हिस्टोरिकली ही खातून एक चूँकि अंडर प्रिविलेज जेंडर रही है, ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे हैं उनमें एक इजाफ़ा भी हुआ है। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि शायद ये हमेशा से ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम ज़्यादा थे, क्योंकि मर्द हमेशा से ही खुद को प्रिविलेज जेंडर महसूस करता था। अब एक डिफरेंस ये आया है कि सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से, डिजिटल मीडिया के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ख़वातीन के ये मसाइल ज़्यादा उजागर हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हो रहे ये तमाम जराइम जो हैं ये लाइमलाइट में आ रहे हैं। और इसका अब मैं महसूस करती हूँ और हम अपनी रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा भी इस बात पर फोकस करते हैं कि हम इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लें कि ये मसाइल हमारे माशरे का हिस्सा हैं और अब हम इसके सलूशन पे गौर करें और उन रेमेडीज़ पे गौर करें जो कि इस सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं। इसके कुछ तो लॉन्ग टर्म सलूशन हैं, जैसे कि हम ओवरऑल अगर हमारी एक इकनॉमिक ग्रोथ, एक लोगों की एक चीज़ें बेहतर हों तो उससे बहुत सारे जराइम में बेहतरी आती है। लेकिन इसका एक दूसरा काउंटर आर्गूमेंट ये भी आ जाता है कि ऐसा नहीं कि डेवलप्ड ममालिक में नफ्सियाती मसाइल या अदम बर्दाश्त के केसेस हमारे सामने नहीं आते। तो इवन दो लॉन्ग टर्म में अगर हम हमारी
एजुकेशन की रेशो, लिटरेसी रेट में इजाफा करें, इकोनॉमिक कंडीशंस में बेहतरी लाएं, तो उससे भी कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन मीनवाइल पैरेलल में साथ साथ और शॉर्ट टर्म में अगर हम सबसे पहले अपने घर में माएँ, और उससे भी ज़्यादा मैं महसूस करती हूँ कि ज़िम्मेदारी शायद वालिद पे है, वो अपने रवैये से, अपने अमल से अपनी औलाद पे ये बात वाज़े करें कि अगर एक चीज़ उनकी पसंद के ख़िलाफ़ भी है तो वो उसको बर्दाश्त करें। और इसके अलावा ये कि ना वो ख़ातून को महज एक ऑब्जेक्ट मत समझें, ख़ातून की एक इज़्ज़त और एक उसको एक शख्स समझें। और जब वो इस बात को लाशऊरी तौर पर भी तस्लीम कर लेंगे तो वो इस बात को भी तस्लीम कर लेंगे कि ख़ातून ना कहने का, नो कहने का मुकम्मल इख्तियार रखती है, और उसकी नो को बर्दाश्त करना, और सिर्फ एक ख़ातून की ही नहीं बल्कि एक किसी भी, जब आपसे कोई इख्तिलाफ़ राय करे या आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। और इस बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए हम घर से इब्तिदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वेरी प्रिसाइजली ये बताइएगा, आपने ऐसा केस कभी सुना है कि अगर एक बंदा एग्रेसिव है और वो अगर इस औरत से शादी करना चाहता था तो इसको कत्ल कर देता, अगर वो अब उसके बेटे के साथ दोबारा अपनी बेटी की शादी करने के अंदर रिलक्टेंट थी तभी इसको कत्ल कर देता या उसकी बेटी को कत्ल कर दे, इसने अपने आप को क्यों मारा होगा? आपको यानी आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस अपने आप को मारने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये कि शायद उसके अंदर उसको मारने के बाद एक गिल्ट पैदा हुआ हो, क्योंकि एक इंसानी जान ले लेना, आप एक तैश में आकर या एक गलत फैसला करके ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपकी अगली स्टेज ये होती है कि आप एक गिल्ट में चले जाएं और उस गिल्ट के नतीजे में आप अपनी भी जान ले लें। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि उसको उसके बाद एक खौफ पैदा हुआ हो कि अब माशरती तौर पर या कानूनी तौर पर उसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ख़तरनाक होंगे, और उनसे डर कर उसने अपनी जान ले ली हो। एक तीसरा पहलू ये भी आ सकता है कि शायद वो कुछ बड़े अरसे से ही कुछ अनडायग्नोज्ड नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो और उसी एक स्टेट के अंदर उसने उस खातून की भी जान ले ली हो और अपनी भी जान ले ली हो, जिसका फिर हल यही है कि इसका हमारे माशरे में ये एक काउंसलिंग, जो कि पहले चूँकि हमारा एक फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो हमें ये काउंसलिंग हमारे घरों से मिल जाया करती थी। अब जैसे वक्त के साथ साथ हमारा फैमिली सिस्टम वीक होता जा रहा है तो लोगों के बढ़ते हुए मसाइल इसीलिए हैं कि वो कुछ हद तक, जैसे हमारे सामने ये नूर मुकद्दम का एक केस बहुत रिसेंटली आया जिसमें वो एक आदमी पढ़ा लिखा था, एक अच्छी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था, बाहर इंटरनेशनल उसका एक्सपोजर था, उसके बावजूद उसने एक ऐसा कदम उठाया। और शायद ये इसका मेन जिम्मेदार हमारा एक बिगड़ा हुआ या हमारा एक ख़राब हुआ ख़ानदानी निज़ाम है जिससे हमें काउंसलिंग नहीं मिल पाती। और इसके लिए अब हमें एज सोसाइटी, वेदर इट इज़ एट वर्क प्लेस, वेदर इट इज़ विद फ्रेंड सर्कल, एक बेहतर काउंसलिंग के निज़ाम को इनकरेज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अक्सर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इस हवाले से बाहर कानून क्या राय रखते हैं उससे भी उसने 5 घंटे के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको लाने में ले जाने में किसी ने किरदार अदा किया और उनको ये भी अगर डाउट हो कि उस बंदे ने घर जाके खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको किसी ने कत्ल किया है, तो इसके अंदर पुलिस कौन से ऐसे इक़दाम कर सकती है? सेक्शन नहीं ऐड करेगी, क्या करेगी कि इनके जो खदशात हैं वो दूर हो सकें? देखिए, सेक्शन ऐड करना तो बात की बात है जब कोई फेल जो है वो प्रॉपरली एविडेंस के साथ सामने आ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुद्दई है स्पेशली, उनका जब ये शक है, उनको ये इस किस्म के मामलात या उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की नज़र उस तरफ लाना चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि एक शख्स 5 घंटे बाद क्यों कत्ल हो रहा है या वो खुदकुशी कर रहा है, उसको खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है या इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी मुहरक़ात हैं, कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है, तो पुलिस को लाजमी तौर पर उसको काम करना उसका फ़र्ज़ है। जिस तरह से आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी और आपने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की भी गुफ्तगू सुनी कि इस तरह के लोगों का इलाज भी होना चाहिए, यानी उनको अगर उनके बिहेवियर के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है तो उसका इलाज होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने फैमिली के ऊपर भी जिम्मेदारी आई थी कि वालिदैन को इस तरह के मामलात को देखना चाहिए ताकि
बच्चे जो हैं वो माशरे के लिए सूदमंद साबित हो। माहिर कानून इस हवाले से क्या कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात के अंदर किस किस को सज़ा मिल सकती है? क्या ऐसे कानूनी तकाज़े हैं जिनको अगर पुलिस पूरा करे तो असल मुलजिमान और असल मुहर्रिकात तक पहुँचा जा सकता है? इस चीज़ के लिए हमारे साथ माहिर कानून शेख असलम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शेख साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये देखने वालों के लिए बताइएगा कि अगर एक शख्स किसी को कत्ल करता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है तो केस किस तरह चलता है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमने शायद पिछले 1-2 प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो असल में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, फौरी तौर पर केस बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदकुशी कोई भी होती है उसके पीछे बेशुमार महरुकात होते हैं, उसको इंस्टिगेट किया जाता है, इस नहज पर लाया जाता है। तो आप देख रहे हैं हमारे माशरे में सिर्फ बच्चियाँ जो हैं, ख़वातीन, लड़कियाँ जो बाहर काम करने आ रही हैं। मैंने कल भी एक कोर्ट में केस देखा तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ इस तरफ ही नहीं, ये आप देखें कि मर्दों में भी इस तरह के मामला आते हैं। अब इनमें अब आप जिस केस का पर्टिकुलर आप हवाला दे रहे हैं उसमें आप देखें कि एक सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, एक उम्र रसीदा शख्स है। अब ये नहीं पता, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि वो शख्स को इस तरफ दावत दी जा रही थी, वो शख्स खुद इन्वॉल्व था, मेंटली तौर पर सिक था, सेक्सुअल बीमारियां थी इसके अंदर, तो और साथ उसके इन्वॉल्व कौन था जो इस केस में ज़्यादा अहम है। अब चूँकि इन्वेस्टिगेशन वो ये चाहती है कि इस केस को बंद किया जाए और फाइल क्लोज कर दी जाए, तो ये मामला फिर कब तक चलेंगे? माशरे के अंदर इस किस्म के मामला जो हैं आप देखते हैं, फाइलें बंद कर दी जाएँ तो फिर वो बड़े वैसे सज़ा किस कोई, यानी मारने वाला भी यानी जो मारने वाला है उसने तो कत्ल करके अपने आप को ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, तो कानून कहता क्या वैसे इसमें? कानून ये कहता है कि सेक्शन 34 है, 34 जो है ज़ाब्ता अपना फौजदारी की, जिसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स कॉमन इंटेंशन के साथ किसी को इंस्टिगेट करता है कि इस फेल में आप मेरे साथ शामिल हों या आप करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस सेक्शन के साथ सेक्शन 34 जो है वो इन्वॉल्व होके उस शख्स को भी सज़ा, जिसका मतलब सज़ा 7 साल है, दे सकता है। आप सबसे बड़ा केस आपके जो कानून की तारीख़ में इन्वॉल्व हुआ वो आप जानते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। उनसे ये उनके ऊपर ये जो जुर्म साबित किया गया कि इन्होंने इंस्टिगेट किया था उस शख्स के कत्ल के लिए। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी इंस्टिगेशन किसी के पीछे शामिल होगी। फ़ाइल को क्लोज़ करना तो आसान है, लेकिन उस फाइल के ऊपर काम करना और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करना और मुख्तलिफ़ ज़ाविये उसके अंदर देखना कि ये मामलात इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ केसेस ऐसे भी आते हैं कि फौरी तौर पर पुलिस जो है वो जुर्म को छुपा कर और मुजरिम को सपोर्ट करके फ़ाइल को बंद करती है और फिर वहाँ से एक नया स्कैंडल जन्म लेता है लेटर ऑन। तो आज भी अगर ऐसा ही मामला इस केस में भी होता है तो जो पीछे बैठा हुआ शख्स जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था वो आगे कोई नया सानहा जन्म देगा। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए और ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। शेख साहब, अगर मुद्दई ये कहे कि हमारे वालदा को जिस शख्स ने कत्ल किया उसने 5 घंटे के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको लाने में ले जाने में किसी ने किरदार अदा किया और उनको ये भी अगर डाउट हो कि उस बंदे ने घर जाके खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको किसी ने कत्ल किया है, तो इसके अंदर पुलिस कौन से ऐसे इक़दाम कर सकती है? सेक्शन नहीं ऐड करेगी, क्या करेगी कि इनके जो खदशात हैं वो दूर हो सकें? देखिए, सेक्शन ऐड करना तो बात की बात है जब कोई फेल जो है वो प्रॉपरली एविडेंस के साथ सामने आ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुद्दई है स्पेशली, उनका जब ये शक है, उनको ये इस किस्म के मामलात या उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की नज़र उस तरफ लाना चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि एक शख्स 5 घंटे बाद क्यों कत्ल हो रहा है या उस खुदकुशी कर रहा है, उसको खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है या इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी मुहरक़ात हैं, कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है, तो पुलिस को लाजमी तौर पर उसको काम करना उसका फ़र्ज़ है। और मुद्दई पार्टी के लिए हमारी यहाँ पर एडवाइस ये होगी, अगर पुलिस इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रही है या करती है इसके लिए, तो वो डेफिनेटली जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, हर ज़िला के हद तक जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं उनके पास दरख्वास्त दे सकते हैं, हाई कोर्ट में आ सकते हैं, आला पुलिस अफसरान के पास जा सकते हैं कि ये एंगल जो एक पहलू है इस केस का, उसको इंटेंशनली या पुलिस अपनी नाअहली की वजह से
इस तरफ जाना नहीं चाह रही है और इसको क्लोज़ कर रही है, जिसके अंदर हमें ये शक है या हमारे पास सबूत हैं कि ऐसे मामला सामने आ सकते हैं कि ये सानिया जो वकूफ़ पज़ीर हुआ है इसके अंदर संगीन और मामला बाकी पीछे हैं, तो इनको सुना जाएगा और बाकायदा इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगी और जब तक ये मामला कंप्लीट एविडेंस जो है वो इनकी नहीं सुनी जाती, ये मामला क्लोज़ नहीं हो सकते कानून में। बहुत शुक्रिया। शेख असलम साहब की अब गुफ्तगू सुन रहे थे। जब ये हुआ तो उस टाइम यही पुलिस की जानिब से कहा गया था कि खातून को उसके आशना ने कत्ल कर दिया, लेकिन आशना की वाले हवाले से आपने ना सिर्फ मकतूला के बेटे की गुफ्तगू सुनी जो मुद्दई मुकदमा में है, बल्कि आपने उसके शौहर की गुफ्तगू भी सुनी और बेटे का कहना है कि सिर्फ हमारी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और हमारी बहन की जब दूसरी शादी हो रही थी तो जो मुलजिम था वो तब भी इस किस्म की हरकतें कर रहा था। उन्होंने साथ ये भी खदशा जाहिर किया कि पुलिस ने इस केस को बंद करने के लिए तमाम इकदाम उठाए हैं और तफ्तीश करने के लिए कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया। हमारे जो इस चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वालिदैन को अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करनी चाहिए कि वो माशरे के लिए सूदमंद साबित हो, और साथ ही साथ अगर किसी के अंदर इस किस्म का कोई मेंटल डिसऑर्डर आ रहा हो, नज़र आ रहा हो, या वो कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हो, तो उसको फौरी तौर पे जो है डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। और हमारे कानून कहते हैं कि पुलिस की इसके अंदर नाकस कारकर्दगी जो है वो दिखाई दे रही है, और इनको यानी मुद्दई पार्टी को चाहिए कि वो आला अफसरान, आला हुकाम के पास जाएँ और अपना केस जो है वो प्लीट करें ताकि उनको इंसाफ जो है वो मिल सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी कल आने के बाद।